इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उग्रवादी आंदोलन। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उदारवादी आंदोलन। तो जो उदारवादी आंदोलन था वह 1885 से लेकर के 1905 तक प्रभावशाली था और जो उग्रवादी आंदोलन है वह 1905 से लेकर के 1920 तक प्रभावशाली था। तो उग्रवादी आंदोलन को गर्मपंथी आंदोलन भी कहा जाता है। उग्रवादी आंदोलन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में उग्रवादी आंदोलन के उदय के कारण, उसके बाद में उग्रवादी आंदोलन की रणनीति तथा साधन, उसके बाद में इसकी समस्याएं या इसकी कमजोरियां और उसके बाद में पढ़ेंगे इसका योगदान। तो सबसे पहले देखते हैं उग्रवादी आंदोलन की भूमिका। उग्रवादी या गर्मपंथी विचारधारा के अनुसार ब्रिटिश शासन का स्वरूप अनैतिक था, जो आर्थिक एवं सांस्कृतिक शोषण पर आधारित है यथा आर्थिक शोषण से भारत में गरीबी बढ़ती जा रही थी तथा सांस्कृतिक शोषण से भारतीयों का नैतिक पतन हो रहा था। उग्रवादियों के अनुसार अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग पश्चिमी लोगों की जीवन शैली की नकल करते हैं। इस प्रकार वे मानसिक रूप से पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी संस्कृति के गुलाम हो जाते हैं। गर्मपंथियों का विचार था कि जब तक युवा वर्ग को इस मानसिक गुलामी से मुक्ति नहीं दिलाई जाएगी तब तक साम्राज्यवाद का यानी कि अंग्रेजों का प्रबल विरोध करना संभव नहीं होगा। प्रमुख उदारवादी नेता थे लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। और इन तीनों के अलावा एक प्रमुख उग्रवादी नेता थे अरविंद घोष। अब देखते हैं उग्रवादी आंदोलन के उदय के कारण या उग्रवादी विचारधारा के उदय के कारण। तो सबसे पहला कारण है उदारवादियों की उपलब्धियों से निराशा। 1885 से 1905 तक उदारवादियों या नरमपंथियों की उपलब्धियां बहुत कम रही। अब यह स्पष्ट हो गया था कि प्रार्थना और प्रस्तावों से कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस का युवा वर्ग पुरानी पीढ़ी की यानी कि उदारवादियों की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट था। उदारवादी आंदोलन के अंतिम दौर में गोखले ने भारतीय समस्याओं से ब्रिटेन को अवगत कराने के लिए कई बार लंदन की यात्रा की, लेकिन वे असफल रहे। स्वयं गोखले ने भी महसूस किया कि इन उपायों से कुछ नहीं होने वाला है। तो उग्रवादी आंदोलन के उदय का पहला कारण क्या है? जो उदारवादी थे वे अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो पाए, उनके द्वारा अपनाए गए साधन प्रभावशाली नहीं थे। दूसरा कारण है अंग्रेजी शासन की वास्तविक प्रकृति उजागर होना। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने यानी कि दादा भाई नौरोजी ने श्वेत व्यक्ति के भार के सिद्धांत का खंडन किया। श्वेत व्यक्ति के भार का सिद्धांत क्या है कि अंग्रेज यह कहते थे कि हम भारतीयों का शोषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भारत पर इसलिए शासन कर रहे हैं कि भारतीयों को सभ्यशील या संस्कृतिवान बनाया जा सके। भारतीयों का रहन सहन सही नहीं है, तो हम भारतीयों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने आए हैं। और यह भार किन पर है? अंग्रेजों पर है, यानी कि श्वेत व्यक्तियों पर है। तो इसको बोलते हैं श्वेत व्यक्तियों का भार। यानी कि अंग्रेज मानते थे कि भारत को सुव्यवस्थित करना अंग्रेजों की जिम्मेदारी है, भारतीय अपना शासन स्वयं नहीं चला सकते हैं। उसको बोलते हैं श्वेत व्यक्ति के भार का सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि अंग्रेज भारतीयों को सुव्यवस्थित या सभ्यवान नहीं बना रहे हैं, बल्कि अंग्रेजों का उद्देश्य है भारत का आर्थिक शोषण करना।
तीसरा कारण है भारत की आर्थिक दुरावस्था। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। इसी समय देश में भयंकर अकाल पड़ा। महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी के कारण लाखों लोग मारे गए। अकाल की स्थिति में एक ओर तो सरकारी सहायता नहीं दी गई तथा दूसरी ओर अनाज का निर्यात इंग्लैंड तथा यूरोप को जारी रहा। यानी कि एक तरफ तो भारत में अकाल था, अनाज बहुत कम उत्पादित हुआ था, लेकिन जो थोड़ा बहुत अनाज उत्पादित हुआ था उसका भी अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड में तथा यूरोप में निर्यात किया जा रहा था। 1905 में एक भव्य दरबार आयोजित किया गया जिसमें देशी राजाओं को उपाधियां बांटी गई। इन घटनाओं ने अंग्रेजों की नीचता को स्पष्ट कर दिया। यानी कि एक तरफ तो भारत की जनता अकाल की वजह से या अनाज की कमी की वजह से परेशान थी, लेकिन दूसरी ओर अंग्रेजों पर इस स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। चौथा कारण है शिक्षा का विकास। शिक्षा के अधिक प्रसार से भारतीय लोग अधिक संख्या में शिक्षित हुए, लेकिन सरकार ने उतनी अधिक संख्या में रोजगार की व्यवस्था नहीं की। अंग्रेजी पढ़ा लिखा यह शिक्षित वर्ग अपनी बेरोजगारी के लिए सरकार को दोषी मान रहा था। अतः यह वर्ग उग्र राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख होने लगा। पांचवा कारण है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। लॉर्ड कर्जन के समय बनाए गए कार्यालय गोपनीयता अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से भारतीय रुष्ट हुए, यानी कि नाराज हुए। कर्जन भारतवासियों के प्रति कटु भाषा का, यहाँ से शायद पेज कट गया है, फोटो में नहीं आ पाया है, तो चलो वैसे बोल के बता देता हूँ। कर्जन भारतवासियों के प्रति कटु भाषा का प्रयोग करता था। वह भारतीयों को झूठे तथा मक्कार कहता था। इसके अलावा कर्जन के समय जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उस बंगाल विभाजन को भी गर्मपंथी राष्ट्रवादियों ने भारतीय एकता को नष्ट करने वाला कदम बताया था। तो जब बंगाल विभाजन हुआ, उससे भारतीयों के मन में यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज किसी भी प्रकार से भारत को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। तो ये हो गई लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। अब देखते हैं जो उग्रवादी आंदोलन था या गर्मपंथी आंदोलन था, उसकी रणनीति तथा उनके साधन क्या क्या थे। तो सबसे पहला है स्वदेशी का प्रयोग। उग्रवादियों ने सबसे अधिक स्वदेशी पर बल दिया। उनके अनुसार स्वदेशी देश की आर्थिक प्रगति का सही साधन है। इसके अंतर्गत देश में ही बनी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया। उग्रवादियों के अनुसार स्वदेशी शिक्षा ही भारतीय लोगों को दी जाने वाली सही शिक्षा होगी। यानी कि स्वदेशी शिक्षा का मतलब है ऐसी शिक्षा जिसमें भारतीय मूल्यों को भी शामिल किया जाए। स्वराज स्वदेशी का ही राजनीतिक पक्ष था, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने लोकप्रिय बनाया। और बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। यानी कि स्वराज स्वदेशी का एक राजनीतिक पक्ष था। दूसरा साधन है बहिष्कार। बहिष्कार स्वदेशी का ही दूसरा पक्ष था। उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि यदि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा तो इससे अंग्रेजों के आर्थिक हितों पर प्रहार होगा, उनको आर्थिक रूप से हानि होगी। वे विवश होकर भारतीयों की मांगों को मान लेंगे। स्वदेशी एक सकारात्मक कार्यक्रम था, जबकि बहिष्कार एक नकारात्मक कार्यक्रम था। सकारात्मक का मतलब हमें क्या प्रयोग करना है, तो प्रयोग क्या करना था? स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना था। और नकारात्मक का मतलब क्या नहीं करना है, यानी कि हमें बहिष्कार करना है और विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए स्वदेशी को एक सकारात्मक कार्यक्रम माना जाता था, जबकि बहिष्कार को एक नकारात्मक कार्यक्रम माना गया।
तो दूसरा साधन हो गया बहिष्कार, और पहला क्या था, स्वदेशी। तो स्वदेशी के अंतर्गत यह कहा गया कि हमें अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए, और बहिष्कार का मतलब विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाना चाहिए। इसी के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई गई थी, विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई थी। तीसरी रणनीति थी या तीसरा साधन था शांतिपूर्ण असहयोग या शांतिपूर्ण प्रतिरोध। उग्रवादियों ने प्रत्येक क्षेत्र में सरकार के साथ असहयोग पर बल दिया, लेकिन यह असहयोग हिंसात्मक न होकर शांतिपूर्ण था या अहिंसा पर आधारित था। चौथा है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसके तहत लोगों के जीवन में छाई हुई निराशा की भावना को दूर करने और उनमें आध्यात्मिक श्रेष्ठता तथा सांस्कृतिक श्रेष्ठता का विश्वास दिलाने के लिए तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव तथा गणेश उत्सव की शुरुआत की गई। पांचवा है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। इसके तहत गर्मपंथियों ने देश के विभिन्न भागों में अनेकों स्कूल तथा कॉलेज खोले। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ऐसे स्कूल एवं कॉलेजों की बाढ़ आ गई। इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय विचारधारा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हो गया उग्रवादियों के या गर्मपंथियों के साधन तथा उनकी रणनीति। अब देखते हैं उग्रवादी आंदोलन की सीमाएं या उसकी कमजोरियां या दुर्बलताएं। तो पहली सीमा है गर्मपंथियों के पास कोई सुस्पष्ट राजनीतिक विचार नहीं था। आर्थिक राष्ट्रवाद का विचार उन्होंने उदारवादियों से ही लिया था। दूसरी सीमा है उनके द्वारा उग्रवादी तरीके अपनाए जाने के कारण सरकार को हिंसा व दमन का अवसर मिल गया। तीसरी सीमा है स्वदेशी तथा बहिष्कार पर अत्यधिक बल ने गर्मपंथियों को यानी कि उग्रवादियों को ब्रिटिश प्रगतिशील विचारों से दूर कर दिया। चौथी समस्या है या चौथी सीमा है आत्मगौरव के लिए उग्रवादियों ने जिस हिंदू पुनरुत्थानवादी तरीकों जैसे कि गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव का सहारा लिया, उससे सांप्रदायिकता का विकास हुआ। यानी कि ये जो उत्सव बनाए गए थे इनके कारण जो मुस्लिम लोग थे उनमें एक अलगाव की भावना उत्पन्न हुई और वे स्वदेशी आंदोलन से अलग रहे। तो ये तो गई इसकी सीमाएं। एक सीमा और है उग्रवादियों ने उदारवादियों को साथ लेकर चलने वाला कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन कमजोर पड़ गया। यानी कि उग्रवादी अलग हो गए और उदारवादी अलग हो गए, दोनों ने मिलकर के साथ काम नहीं किया। अब देखते हैं जो उग्रवादी विचारधारा थी या जो उग्रवादी आंदोलन था उसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा या उनका क्या महत्व था। तो पहला योगदान है उग्रवादियों ने भारत के प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित किया और लोगों में देश के गौरव का भाव पैदा कर राष्ट्रवाद को मजबूत किया। दूसरा योगदान है उदारवादी आंदोलन में जन भागीदारी सीमित थी। उग्रवादियों ने भारतीय जनता से खुद को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने अपना मुंह है महलों से मोड़कर झोपड़ियों की ओर करने का प्रयास किया। यानी कि जो उग्रवादी आंदोलन है उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि या सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने जनसाधारण को अपने साथ जोड़ा और आगे चल कर के यह काम सबसे अच्छे तरीके से महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के समय लगभग पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया था, लेकिन जो उदारवादी आंदोलन था उस समय जन भागीदारी बहुत कम थी, बहुत अधिक सीमित थी। तीसरा योगदान है गर्मपंथियों ने ऐसे समय में आंदोलन का नेतृत्व किया जब नरमपंथी राजनीति यानी कि उदारवादी राजनीति अप्रासंगिक हो रही थी। कांग्रेस का संगठन कमजोर होता जा रहा था। चौथा योगदान है उग्रवादी राजनीति देश के युवा वर्ग को आकर्षित करती थी।
युवा वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन में खींचने में उग्रवादी राजनीति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पांचवा योगदान है सीमित संवैधानिक सुधारों की मांग के बजाय उन्होंने स्वराज की मांग की, यानी कि जो उदारवादियों की सीमित सुधारों की मांग थी उनकी बजाय उग्रवादियों ने या गर्मपंथियों ने स्वराज की मांग की। यह राष्ट्रीय आंदोलन को 2 कदम आगे लेकर जाने वाली मांग थी, यानी कि जो उदारवादी थे वे सिर्फ यह चाहते थे कि भारतीयों को प्रशासन में थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाए, धीरे धीरे सुधार हो जाएं, लेकिन जो उग्रवादी थे वे स्वराज चाहते थे। तो यह हो गया हमारा उग्रवादी विचारधारा या उग्रवादी आंदोलन।